नमस्कार दोस्तों। नेस 2024 की तैयारी के इस 12वें सप्ताह के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि आप आज के वीडियो के अलावा पिछले सप्ताह के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सभी विषयों के सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए नेट से बनने वाली त्रिआयामी आकार कौन सा है? अब देखिए नेट क्या होता है कि जैसे हम कोई आकृति बनाते हैं, है ना? तो उस आकृति को जब खोल लिया जाता है, ठीक है ना? ये आकृति एक बनी हुई थी त्रिआयामी, इसको जब खोल लिया गया है तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं नेट, ठीक है ना? अब त्रिआयामी क्या होती है? त्रिआयामी को हम साधारणतः बोलते हैं 3D, है ना? और द्विआयामी को बोलते हैं 2D, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है 3D और 2D? देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं तो समझा जाएगा। जैसे हम देखते हैं किसी दरवाजे को, जब किसी हम दरवाजे देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति हमारे सामने आती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना? ये लंबाई हो गई है और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई है। बस दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, यानी दो विमाएं, इनको बोलते हैं विमाएं। दो विमाएं हमें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं 2D, यानी द्विआयामी। हमें सिर्फ दो चीज दिखाई देती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना? अब यदि हम देखें कि इसके अलावा दूसरी जो आकृति है उसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि साबुन की टिकिया है, या साबुन की टिकिया के अलावा हम देख सकते हैं हमारे क्लासरूम में होता है चाक का डस्टर होता है। क्या होता है? चाक का डस्टर, आपने देखा होगा। अब चाक का डस्टर में होता है तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है ना? तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे हम बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D, यानी त्रिआयामी। इसमें तीन जो है विमाएं होती हैं, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई है, ठीक है ना? तो इस प्रकार की आकृतियां आपको दिखाई देगी जब हमारे घर में देखते हैं। ध्यान से, घर है, घर के आसपास है, स्कूल में है, सभी दूर आपको 2D और 3D आकार की आकृतियां बहुत सारी दिखाई देगी। जैसे अलमारी होती है हमारी, है ना? वो भी 3D होती है ना? क्या होती है वो? 3D। गिलास होता है, लोटी होती है, ठीक है ना? इस प्रकार की आकृतियां 3D होगी, और जिसमें दो विमाएं दिखाई देती हैं वो होगी 2D, ठीक है ना? चलिए, तो अब देख रहे हैं ये जो नेट है इसको हम इकट्ठा करते हैं, है ना? इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर हम देखते हैं कि एक शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है? ये शंकु बन जाएगा, है ना? तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, अब देखिए त्रिभुज क्या है, द्विआयामी आकृति है। ये त्रिभुज है ना, ये क्या है, द्विआयामी है, ठीक है? इसको आप खोल नहीं सकते हो, ऐसे रहेगा त्रिभुज, ठीक है ना? अब इसके अलावा जो वृत्त होता है, ये वृत्त आप देख रहे हैं, इस प्रकार का वृत्त होता है ना? ये भी क्या हो जाएगा, द्विआयामी हो जाएगा। लेकिन लड्डू जो होता है वो होगा त्रिआयामी, ठीक है ना? पतंग, पतंग भी होती है द्विआयामी, यानी 2D, ठीक है ना? तो ये जो नेट है, अब नेट से जो त्रिआयामी आकृति बनती है उसे हम कहते हैं शंकु, ठीक है? प्रश्न 2। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 सेंटीमीटर भुजा है और वह डाक टिकट कैसा है, वर्गाकार है, यानी वर्ग के आकार का है। अब वर्ग कैसा होता है? देखिए वर्ग में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है ना? लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको वर्ग, है ना? तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का जिक्र न करते हुए भुजा का जिक्र करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर भुजा है, यानी ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है ना? ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो वर्गाकार बोल दिया है, इसका अर्थ ये हुआ है कि उसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वह बराबर है। क्लियर? तो अब
हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा में भुजा का गुणा करते हैं। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इस वर्गाकार आकृति के द्वारा जो स्थान घेरा गया है यानी इसके अंदर जो स्थान है वह इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा में हम भुजा का गुणा कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे। 1 का गुणा क्यों करते हैं तो 1 आता है। अब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो इसकी घातांक 2 हो जाती है, और घातांक 2 होती है तो उसको हम पढ़ते हैं वर्ग। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार पढ़ते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार लिख भी सकते हैं और पढ़ते हैं, है ना। यह बोलेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी लिखने के दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, जैसा भी विकल्प में आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी घातांक 2 आएगी, ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर लिखा और घातांक लगा दी 2, इसे वही पढ़ेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, ए जेड बी वाई सी एक्स का अगला पद क्या होगा। अब यहां पर एक दिया है आपको सीरीज, यानी श्रेणी क्रम दिया हुआ है। एक पैटर्न भी कह सकते हैं कि ये जो आप पद दिए गए हैं, एक पद ये एक पैटर्न में है, तो यदि इसी प्रकार का क्रम रहेगा तो अगला पद क्या होगा, इसको ध्यान से देखना होगा। देखिए पहला जो इसमें अक्षर आ रहा है, देख रहे हैं ए बी सी, यानी पहला जो अक्षर आ रहा है, पहला जो लेटर है वह एक सीक्वेंस में है, क्रम में है, तो ए बी सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहला पद हमको मिल गया है, अगला मिलना है। आप देखिए ये डी का डब्ल्यू क्यों आया है वो देखिए। अब यहां पर देख रहे हैं कि जेड आपका अंतिम वर्ण है ना, आखिरी लेटर है जेड। फिर जेड से पहले क्या आता है वाई, वाई से पहले एक्स और एक्स के पहले डब्ल्यू, है ना। यानी पहला जो लेटर है ये बढ़ते क्रम में है और दूसरा जो लेटर है वह घटते क्रम में है, यानी पीछे से, है ना, आगे की तरफ, और ए बी सी डी ये आगे से पीछे की तरफ। ठीक है ना, तो दोनों का क्रम एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रकार से हम पैटर्न को देखें, पहचानें और हल करने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन सी वस्तु घनाभाकार नहीं है, घनाभाकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब घन क्या होता है ना, घन के आकार की जो वस्तु होती है वह कहलाती है घनाभाकार, है ना। यानी जो 3D हम बात करते हैं अभी, त्रिआयामी, तो त्रिआयामी के अंतर्गत आता है जैसे डस्टर, है ना, आपने देखा डस्टर है, तो डस्टर क्या होता है, घनाभ के आकार होता है। पेटी घनाभ के आकार की होती है, साबुन घनाभ के आकार की होती है ना, अलमारी, बंद अलमारी घनाभ के आकार की होती है। यहां तक कि आपकी जो पुस्तक है ना वो भी घनाभ के आकार की है, क्यों, किसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, तब देखिए गणित की पुस्तक घनाभ के आकार की है, ईंट घनाभ के आकार की है, मिठाई का डिब्बा वो भी घनाभ के आकार का है, लेकिन पानी की बाल्टी घनाभ के आकार की नहीं है। इनकी ऐसी है क्या, नहीं है। यह पूछा है कि घनाभाकार नहीं है, तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, एक मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि मेज की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए जो मेज की ऊपरी सतह होती है वह कैसे होती है, आयताकार होती है ना। देखा हमने मेज यानी टेबल, जो आपकी टेबल है तो उसकी जो ऊपरी सतह होती है वह इस प्रकार की होती है, यानी आयत के आकार की होती है। कैसे होती है, आयत के आकार की, है ना। ये इस प्रकार से जो टेबल होती है ना, तो उसकी ऊपरी सतह कैसे हो जाएगी, आयत के आकार की होती है।
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना? क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई में चौड़ाई का गुणा किया जाता है, इसलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहां पर 3 पद हो गए हैं, है ना? एक पक्ष में क्षेत्रफल है, दूसरे पक्ष में लंबाई और चौड़ाई, 3 चीजें दी गई है। अब 3 में से 2 चीज दी जाती है तो तीसरी हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, ये क्षेत्रफल आपको दिया गया है ना? और लंबाई भी दी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है? चौड़ाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तब देखते हैं कि यहां पर गुणा क्रिया हो रही है, पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा? भाग की क्रिया होगी, यानी 600 में हम क्या करेंगे? 30 का भाग लगाते हैं, है ना? अब ध्यान दीजिएगा कि यदि हमें क्षेत्रफल दिया गया है ना, और लंबाई या चौड़ाई दो में से कोई सी भी एक चीज दी जाती है तो उसका हम भाग लगा देंगे तो दूसरी चीज हम ज्ञात हो जाएगी। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 के 0, यानी कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? आपकी चौड़ाई, ठीक है ना? यानी क्षेत्रफल में लंबाई का भाग लगा दो तो चौड़ाई निकल आती है, सीधी सी बात है। और यदि चौड़ाई दी जाए और लंबाई याद करना है तब भी ऐसे ही करना है कि क्षेत्रफल में, है ना, चौड़ाई दी है उसका भाग लगा दो तो लंबाई निकल जाएगी, है ना? और यदि लंबाई चौड़ाई दी जाती है तो उनका गुणा कर दो तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, 20 सेंटीमीटर। छठा प्रश्न है, किसी राज्य में वर्ष 2001 में 6,40,000 कार बेची गई। कितनी बेची गई? 6,40,000। वर्ष 2001-2 में बेची गई कारों की संख्या 7,50,999 थी, ठीक है? वर्ष 2001-2 में कितनी अधिक कारें बेची गई? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है वर्ष, है ना? वर्ष यानी एक साल, ये वर्ष के नाम है, तो इन संख्याओं का हमें इसमें को उपयोग नहीं करना है, जो घटाने में इन संख्या उपयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही ये साल का नाम है, साल यानी वर्ष का नाम है कि 2000, 2001, 2003 इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या है कि वर्ष का नाम है, तो इन संख्याओं का इसमें जो घटाव में उपयोग नहीं करना है, पहली चीज। आगे देखिए कि 2000 और 2001 में 6,40,000 कारें बेची गई और 2001-2 में 7,50,999 कार बेची गई है। स्वाभाविक है यहाँ 6 लाख से अधिक है, यहाँ 7 लाख से अधिक है, यानी ये संख्या बेची गई है। तो बड़ी संख्या हम क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे 7,50,999, ठीक है? और इसमें से जो सन 2000 और 2001 में बेची गई कारें हैं उनको घटा देंगे, कितनी है? 6,40,000, ठीक है? अब घटा देंगे तो 9 में से 0 घटाते हैं, 0 यानी कुछ नहीं, तो 9 के 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी 9 आ जाएगा और यहां पर भी 9 आ जाएगा। 0 में से 0 घटाते हैं, 0 नहीं आता है। 5 में से 4 कम करेंगे, कितना आएगा? 1। 7 में से 6 कम करेंगे तो 1, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 1,10,999। अब देखना होगा कि 1,10,999 कहां पर है, तो हम देख रहे हैं विकल्प सी में स्थित है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दबाजी में इन पे अन्य विकल्प ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। नहीं जल्दबाजी क्या होगा कि देख लिया 11 और 9 देखा नहीं, कहीं लगा दिया, और यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इससे मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो हमें संख्याएं सही पढ़ते आना चाहिए कि 1,10,999 और यहाँ देखें 1,10,999। प्रश्न क्रमांक 7, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, है ना? तो वो संख्या क्या कहलाती है? ए सह अभाज्य, बी अभाज्य युग्म, सी भाज्य युग्म,
डी उपरोक्त सभी। तो ऐसी आभास संख्याएं है ना, जिनमें क्या होता है, संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वभौम गुणनखंड होता है ना, वे संख्या कहलाती है सह संख्याएं। क्या कहलाएगी? सह संख्याएं। प्रश्न 8 है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहां रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए, है ना। तो देखिए इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। यह बात घड़ी हो रही है, तो हमने इस प्रकार से घड़ी बनाई हुई है और आप देखते हैं कि घड़ी में यहां पर होता है 12, यहां पर होता है कितना 6, है ना, यहां पर होता है 3 और यहां पर होता है 9। ठीक है, बीच में आप देखते हैं इस प्रकार से 1 और ये 2, यहां पर 4, 5, या 6 हो गया है, या 7, या 8, या 10 और ये 11। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं 7 की बात हो रही है, हम यहां 7 लिख देते हैं। अब समझ लेते हैं ऋजु कोण घूम जाए, तो ऋजु कोण होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा कोण जिसकी माप कितनी होती है 180 डिग्री होती है। कितनी होती है 180 डिग्री, उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। यानी 180 डिग्री वाले कोण को हम कहते हैं ऋजु कोण। यानी वो कोण इस प्रकार से बन जाता है ना, जिसे यहां से हमने प्रारंभ, ये 0 है, ये इसका मध्य बिंदु है और ये 0 डिग्री है। जब यहां पर से घूमता है और घूमते घूमते इस यहां पर आ जाता है, यानी यहां से स्टार्ट किया और घूमते घूमते यहां तक आ गया। ठीक है ना, तो ये जो कोण बनता है यहां से यहां तक का, ये होगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार का जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी सी बात है। ये सीधी लाइन हो गई ना, ये हो गया आपका ऋजु कोण हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कब आएगी देखते हैं। अब देखिए एक बात और है कि जैसे ये एक घड़ी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, और इसे 12 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 12। पूरा जो वृत्त होता है इसका अंश माप होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके 12 खंड किए गए हैं, यानी 12 भाग किए गए हैं, जिसमें 12 का भाग लगाते हैं और 12 से काटते हैं तो 12 36 और 0 की 0, यानी 30 डिग्री। आप देखिए कि यहां पर जो एक खंड है कहीं पर भी, क्योंकि सारे खंड बराबर हैं, तो ये एक खंड का जो माप है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर क्या है, घंटे की सुई है, हम देखते हैं ये 7 पे इस प्रकार की घंटे की सुई है। अभी घूमती है कितने 2 ऋजु कोण। ठीक है, तो एक ऋजु कोण में 180 अंश होते हैं, है ना, तो कितने खंड घूमेगी 6। तो 180 में क्या करते हैं 30 का भाग लगा दो तो पता लग जाएगा ना कि कितने खंड घूमेगी, ये 6 खंड। तो देखिए यहां से घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घंटे वाली, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी 1 पर, है ना। तो एक हो गया, एक ऋजुकोण हो गया। क्या हो गया? एक ऋजुकोण हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि यहां से फिर वो घड़ी की सुई घूमेगी, कितना 6 खंड। तो एक यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो कहाँ जाएगी 2 ऋजुकोण में वहीं की वहीं आ जाएगी, क्योंकि 2 ऋजुकोण होते हैं 360 डिग्री बराबर। तो 360 डिग्री घूमने पर जो जहां पर है वापस वहीं पर आ जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, शर्मिला को सेबों की एक टोकरी का 4/9 भाग मिला। टोकरी में सेबों का कितना भाग शेष है? ए 5/9, बी 3/9, सी 4/9, डी 2/9। अब देखिए टोकरी में जो सेब हैं उनके कुल कितने भाग किए गए हैं? यहां लिखा हुआ है 4/9 भाग उसे मिला। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो हर की राशि हम देखेंगे, हर में कितना लिखा हुआ है 9, यानी उस टोकरी में जो सेब थे उसको 9 भागों में बांटा गया था।
कितने भागों में बांटा गया था? 9। और 9 भागों में से 4 भाग ले लिए। अब बचे कितने? 9 में से 4 घटा दो, बचे कितने? 5 भाग। अब 5 भाग बचे कुल कितने भागों में से? कुल भाग तो ये 9 के किए थे, तो ये भिन्न हो जाएगी 5/9। तो जो टोकरी है उसमें सेबों का कितना भाग शेष रहेगा? 5/9, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, रशीद ने 36.75 रुपए में हिंदी और 30 रुपए 60 पैसे में, यानी 30.60 में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। पढ़ेंगे इसे हम 36.75, है ना। कुछ बच्चे 36.75 पढ़ते हैं, जो कि गलत है। सही तरीका यह है 36.75, यानी दशमलव के दाहिनी ओर जो अंक आते हैं को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है। और यदि यहां पर कोई इकाई दी जाती है ना, कोई मात्रक दिया जाता है, तो उस मात्रक का छोटा हिस्सा दशमलव के दाईं ओर होता है। जैसे यहाँ पर रुपए हैं, तो दशमलव के बाईं ओर तो रुपए हो गए, और रुपए छोटी इकाई क्या होती है? पैसे। तो दशमलव के दाईं ओर ये होते हैं पैसे, यानी इस इकाई से छोटी इकाई। ठीक है। चलिए, तो उसने क्या किया? 36.75 रुपए में हिंदी और 30.60 रुपए में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? एक कुल कितना धन खर्च किया? जब कुल कितना धन खर्च किया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दशमलव के जोड़ करने में ध्यान जरूर रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है? खैर यहाँ तो बराबर संख्या दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी दशमलव के जोड़ या घटाव करें तो ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे आपको लिखना है दशमलव, फिर इसके बाद में यहां से बाईं ओर एक के नीचे एक अंक आएगा, और दाईं ओर भी एक नीचे एक अंक आएगा। हो सकता है कि नीचे वाली संख्या में एक अंक हो, ऊपर 2 अंक हो, तो जो स्थान खाली है वहां पर आप शून्य लगा देंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमको जोड़ेंगे 30.60, इनको हमने जोड़ दिया। सामान्य जिसे हम जोड़ करते हैं ऐसे करना है। 5 में शून्य जोड़ा, 5 आता है। 7 और 6, 13 के 3, हासिल का 1, ये असली यहाँ जुड़ जाएगा, और ये दशमलव ऐसा के साथ यहाँ आ जाएगा। 6 और 1 7, 3 और 3 6। तो यहां पर कुल जो धन खर्च किया गया है वह है 67.35। कितना जाएगा? 67.35 रुपए, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।